एकाएक हवा का पक्षी एक कड़ाके के साथ रुक गया और लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। आनंद की चीख निकल गई और वो ऑपरेशन रूम की ओर भागा। किवाड़ खुला। आनंद उखड़े हुए स्वर में सांसें ले रहा था। डॉक्टर ने उसकी घबराहट देखते हुए कहा, मिस्टर आनंद, बधाई हो, लड़का हुआ है। और बेला? वो कठिनाई से पूछ पाया। ठीक है, अभी होश आने में देर है। इस सूचना से आनंद के मुख पर तनिक भी प्रसन्नता नहीं आई, जैसे वो केवल उसकी सांत्वना के लिए हो। वो धीरे धीरे पांव उठाता सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहां राय साहब और उनकी पत्नी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। तूफान अभी तक उधम मचा रहा था। रात के कोई 4 बजे बेला को होश आने पर अपने कमरे में लाया गया। नन्हे को पहले राय साहब और मालकिन देखने गए। आनंद खोया सा बाहर ही बैठा रहा। ना जाने आज उसका मन भय से क्यों कांपा जा रहा था। मालकिन और राय साहब मुस्कुराते हुए बाहर आए और आनंद को बधाई देने लगे। वो चुप रहा और वैसे ही उठकर नर्स के साथ भीतर चला गया। बेला सफेद वस्त्रों में पीली हल्दी बनी लेटी थी। उसके शरीर का पूरा लहू किसी ने चूस लिया था। उसने दृष्टि घुमाकर आनंद की ओर देखा। उसकी आंखों में छिपी हुई बिजली चमकी और दोनों के होंठों में मुस्कान दिखने लगी। बेला ने आंख के संकेत से उसे अपने और समीप बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथों में रख दिया। उसमें जबान से अपनी प्रसन्नता जताने का बल नहीं था, किंतु उसकी आंखों के प्यालों से प्रसन्नता झलक रही थी। नर्स ने आगे बढ़कर झूले में पड़े नन्हे के मुंह से कपड़ा हटाया। आनंद ने उधर देखा और बेला की ओर देखने लगा, जो मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए बढ़ा, बेला ने सिर हिलाकर उससे ठहरने का अनुरोध किया। नर्स ने पास बिछी कुर्सी आगे बढ़ा दी और आनंद को बैठ जाने का संकेत करते हुए बोली, आप यहीं बैठिए। यह क्यों? अपनी बीवी का मन बहलाने को हमें भी कुछ आराम करने दीजिए। बाहर तो तूफान थम गया, अब वातावरण बिल्कुल साफ है। नर्स के जाने के बाद आनंद ने कुर्सी को बेला के समीप खींच लिया और उसकी उंगलियों को हाथों में लेकर प्यार से हिलाने लगा। अब तो आप प्रसन्न हैं? बेला ने धीमे स्वर में पूछा। क्यों? आपकी कामना जो पूरी हो गई। ओह, मेरी या हम दोनों की? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कुछ भी समझिए, प्रयत्न आपका और परिश्रम हमारा। आनंद हंस दिया, पर दूसरे ही पल चिंतित सा दिखाई देने लगा। उसका मन नीलकंठ में था, जहां ना जाने संध्या पर क्या बीत रही थी। वो शीघ्र वहां पहुंचना चाहता था, किंतु बेला उसे वहां से उठने ना देती थी। संध्या दीदी क्या सो रही है? बेला ने प्रश्न किया। नहीं तो बेचारी बड़ी देर तक प्रतीक्षा करती रही, पर क्या उसे अचानक किसी काम के लिए जल्दी से बस्ती में जाना पड़ा? अभी आती ही होगी। ओ, बेला ने एक ठंडी सांस खींची और आनंद की ओर देखने लगी, जिसमें छिपी बेचैनी झांक रही थी। यों ही 1 घंटा और बीत गया। आनंद बेला के सिरहाने बैठा रहा, कभी उसे और कभी नन्हे को देख रहा था। दोनों आंखें बंद किए सो रहे थे। बेला का हाथ अभी तक आनंद के हाथों में था। आनंद ने धीरे से उसका हाथ उठाकर तकिए के सहारे रख दिया। वो सो रही थी। आनंद चुपके से बाहर का रास्ता नाप लिया। बाहर निकलकर उसने टेलीफोन मिलाना चाहा, परंतु व्यर्थ। सब लाइनें कट चुकी थी। वो भागा और बेला की गाड़ी निकालकर बस्ती की दिशा में चल पड़ा। वो तेजी से बस्ती की ओर बढ़ा जा रहा था। सड़क के दोनों ओर बवंडर की शक्ति के चिन्ह बिखरे हुए थे। गिरे हुए बिजली के खंभे, टूटे मकान, उखड़े हुए पेड़। कोई प्रलय थी जो बंबई में आई थी। कहीं रात संध्या की टैक्सी को कुछ ना हो गया हो। यह विचार आते ही आनंद के शरीर में कपकपी होने लगी। तूफान थम चुका था, किंतु समुद्र में मची हलचल जारी थी। साए साए करती हवा अभी भी पानी को उछाल रही थी। गाड़ी बस्ती के फाटक में आई। वहां का हाल देखकर आनंद विस्मित रह गया। फाटक के एक ओर की दीवार ढेर हो चुकी थी। वो गाड़ी को लेकर कारखाने की ओर मुड़ा। कारखाने की छत और दीवारें टूट टूट कर धरती से मिल रही थी। उसने गाड़ी एक और रोक दी और लंबे लंबे कदम भरता हुआ उधर बढ़ने लगा, जहां मजदूरों का जमघट था। चारों ओर निशब्दता छा रही थी। इतनी भीड़ होते हुए भी वहां सन्नाटा था। लग रहा था जैसे वो मुर्दों की बस्ती में चला आया हो। उसकी घबराहट बढ़ गई।
तेजी से चलते हुए भी उसे अनुभव हो रहा था कि जैसे उसकी टांगें कांप रही हो। उसने 2-4 खड़े मजदूरों से संध्या की कुशलता पूछी, किंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया और मूर्ति बने उसे देखते रहे। रात के तूफान ने उन्हें इतना गंभीर बना दिया था कि वे अपनी चिंताएं प्रकट करना भी नहीं चाहते थे। जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचा, मजदूरों ने हड़बड़ाई आंखों से उसे देखा और गर्दन झुकाकर एक और हट गए। उसने भी इस मौन को तोड़ना उचित नहीं समझा और उसी गंभीरता के साथ वहां जा पहुंचा जहां नन्हे पासा और सुंदर खड़े थे। उनके चेहरे पर घोर उदासी थी। उसे देखते ही नन्हे पासा की डरावनी चीख निकल गई। आनंद सब कुछ समझ गया। भीड़ एक और हट गई और दृश्य साफ हो गया। नन्हे पासा गिरते गिरते संभला। सुंदर ने उसे पकड़कर दीवार के एक गिरे पत्थर पर बिठा दिया। भीड़ के बीच सफेद कपड़े से ढकी किसी की लाश पड़ी थी, जिसके सिरहाने खान बीवी अपने बाल नोच नोच कर रो रही थी। वो समझ गया कि यह अभागिन कौन है। वो लाश पर झुका और उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। संध्या का मौन, बर्फ के समान सफेद चेहरा देखकर उसका रक्त संचालन रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जलती भट्टी से निकालकर एकाएक बर्फ के ढेर में दबा दिया है। उसने एक दृष्टि चारों ओर दौड़ाकर देखा। सबकी आंखें भीग रही थी। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? वो कुछ भी नहीं जानना चाहता था, जैसे पहले से ही सब जानता था। वो घुटनों के बल वहीं बैठ गया और उसने संध्या की लाश अपनी बाहों में उठा ली। वो लाश को उठाकर घर की ओर बढ़ा और भीड़ सिर झुकाए चुपचाप उसके पीछे हो ली। कारखाने में लगी मशीनें अजगर बनकर झांक रही थी। तबाही और बर्बादी के सिवाय वहां कुछ नहीं था। इस बर्बाद बस्ती में संध्या का छोटा सा मकान केवल वैसा का वैसा खड़ा था। उसकी छत के नीचे अब भी कितने ही मजदूर आश्रय ले रहे थे। मकान के ऊपर खुदा नीलकंठ का शब्द देखते ही आनंद का दिल डूबने लगा। उसके हाथ में नीलकंठ के जन्मदाता का शरीर था। उसका जी चाहा कि वो बोझ उठाए इसी धरती में समा जाए। उसने लाश लाकर बरामदे के चबूतरे पर रख दी और स्वयं चुपचाप एक और बैठ गया। आने जाने वालों का जमघट लग गया था। थोड़ी ही देर में राय साहब और उनकी धर्मपत्नी भी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते वहां आ पहुंचे। अभी वो एक जीवन के आने की खुशी मना भी ना पाए थे कि मौत ने दूसरा जीवन ले लिया। हुमायूं को जब इस घटना का पता चला तो वो भी आ पहुंचा। आनंद ने गले मिलकर रोने लगा। सुंदर और पासा ने बतलाया कि रात लोगों को बाहर निकालते समय एक छत के गिर जाने से ये सब कुछ हुआ। उसने लाख मना किया, परंतु वो अपनी हट पर अड़ी रही। नत्थू की बीवी और बच्चे को निकालते समय ये घटना घटी। नत्थू की बीवी का क्या हुआ? वो भी चल बसी और बच्चा भी। उसी समय आनंद ने उन मजदूरों पर दृष्टि दौड़ाई जो इस दुख में उसका साथ दे रहे थे। नत्थू उनमें नहीं था। शायद बीवी का शोक मना रहा था। संध्या की चिता शाम के 4 बजे जलाई गई। आकाश की ओर उठती लपटें कई घरों में आग लगा गई। आनंद मूर्ति बना एक और जीवन का ये भयानक पहलू देखता रहा। अग्नि की लौ में उसे संध्या की सूरत दिखाई दे रही थी। सब चले गए, किंतु आनंद मूर्ति बना उस चिता को देखता रहा उस समय तक, जब तक कि लकड़ियां अंगारे बनकर राख न हो गई। सबने उसे लौट चलने को कहा, किंतु वो मौन बना बैठा रहा। जब उसने अपने कंधों पर किसी के हाथ का स्पर्श अनुभव किया तो देखा हुमायूं उसे उठने को कह रहा था। उसने देखा कि वो वहां अकेला नहीं, बल्कि राय साहब और उनकी धर्मपत्नी भी उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे वो अब अपने संग ले जाना चाहते थे। वो जानते थे कि यहाँ रहकर उसके मन का बोझ हल्का नहीं होगा। हुमायूं के कहने पर वो राय साहब के संग उनके घर चला गया। उसी रात जब मालकिन बेला को देखने अस्पताल गई तो उन्होंने आनंद के अस्वस्थ होने का बहाना कर दिया। वो ऐसी दशा में उसे दीदी की मृत्यु की सूचना देना नहीं चाहती थी। उन्होंने अन्य लोगों को भी उसे बताने से मना कर दिया। 2 दिन बाद जब उसने आनंद के मुख पर भी उदासी देखी तो पूछने लगी, आखिर क्या बात है? मम्मी, डैडी, आप, जो भी आता है मुंह लटकाए आता है, उदास। इसमें अवश्य कोई बात है। कुछ नहीं बेला, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आप भी मुझे पराया समझते हैं। वास्तव में बात ही ऐसी है, क्या कहूँ, कोई विशेष बात तो नहीं। बेला ने देखा आनंद के होंठ कांप रहे थे।
उसके माथे से पसीना फूट रहा था। वो आश्चर्य से उसे देखते हुए बोली, क्या बात है, आप कहते क्यों नहीं? बेला, तुम्हारी दीदी हमसे सदा के लिए रूठ गई। क्या? बेला की चीख निकल गई। तो क्या? हाँ, उसी रात जब तुमसे मिलकर गई बवंडर के घेरे में आ गई। तो आपने मुझसे छिपाया क्यों? वो फूट फूट कर रोने लगी। आनंद ने पास बैठकर उसे सांत्वना देने को हाथ बढ़ाया तो बेला ने अपनी चीखों को दबाने के लिए उसकी आस्तीन को मुंह में रख लिया। वो आनंद की गोद में बेहोश पड़ी थी। आनंद ने घंटी बजाकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और आनंद भयभीत दृष्टि से उसे देखता रहा, उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा।